हाँ, बताओ भाई, क्या प्रोग्राम था? खत्म हो गया था भैया एम्फीबिया। आज हम रेप्टीलिया रेप्टीलिया के बारे में पढ़ेंगे। रेप्टीलिया, देखिए, देखो बेटा, इधर देखिए, सामने रेप्टीलिया का मतलब होता है, रेप्टीलिया का मतलब है बेटे क्रीपिंग और क्रॉलिंग, जो रेंग के चलते हैं ऐसे, उन्हें रेप्टीलिया बोलते हैं। क्या? ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी है। हर्पिटोलॉजी, सौरोलॉजी, ऑफियोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी और मीजोजोइक। देखो भैया, इधर देखो, रेप्टाइल्स की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, यही है हर्पिटोलॉजी। और रेप्टाइल्स में लिजार्ड्स की जो स्टडी है, इसे सौरोलॉजी। और स्टडी ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स के स्टडी को सरपेंटो या ऑफियोलॉजी। और ये है गोल्डन एज, रेप्टाइल्स की मीजोजोइक एरा। तो डिवोनियन गोल्डन पीरियड था फिशेज, कार्बोनीफेरस था एम्फीबिया, और मीजोजोइक एरा एक बहुत बड़ा पीरियड ऐसा आया था अर्थ पर जिसमें डोमिनेंसी रेप्टाइल्स की थी। किसकी? एक बार रीड कर लेना ये पॉइंट्स, ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। जो जरूरी पॉइंट्स हैं वो ये हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि इनमें बेटा एक्डाइसिस या स्किन कास्ट प्रेजेंट होता है। एक्डाइसिस या स्किन कास्ट का मतलब है शेडिंग, स्केल्स, आइए, और एक्सोस्केलेटन। देखो बेटा, होता क्या है, जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं? ये तो चलाएंगे नहीं, इनके पास ऐसी नहीं है। तो जब समर या हॉटनेस ज्यादा होती है तो हम अपने क्लॉथ को रिमूव कर देते हैं, कपड़े हटा देते हैं, कम से कम कपड़े पहनने की ओर हम अग्रसर रहते हैं। ऐसे ये लोग करते हैं। जब गर्मी खूब पड़ती है तो ये अपने स्केल्स को शेड कर देते हैं जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिले। और जब कोई एनिमल अपने एक्जोस्केलेटन या स्केल्स को शेड कर दे, वही प्रोसेस एक्डाइसिस या स्किन कास्ट होता है। ये रेप्टाइल्स में होता है। जैसे सांप केंचुल छोड़ता है अपनी, सुने हो कि नहीं? सुने हो ना? तो वही एक्डाइसिस है। तो एक्डाइसिस प्रेजेंट होते हैं।
सेकंड पॉइंट ये है कि इनमें पेंटा डेक्टाइलस लिम्स होते हैं, यानी हाथ और पैरों में 5 फिंगर्स होंगी या 5 डिजिट्स, लेकिन लिम्स और डिजिट्स नहीं होते स्नेक्स में। स्नेक्स में लिम्स और डिजिट्स नहीं होते। स्नेक को छोड़ दो, बाकी जो भी रेप्टाइल्स हैं उनमें लिम्स में 5 फिंगर्स होती हैं, तो पेंटाडेक्टाइलस इन्हें कह दिया जाता है। अगला पॉइंट इनका ये है, ये देखिए कि इनके पास एक ऑर्गन होता है जिसे जैकोब्सन ऑर्गन बोला जाता है। जैकोब्सन ऑर्गन, और ये होता है रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। बेटा ये जो बक्कल कैविटी का फ्लोर होता है ये तो टंग का बना होता है, और जो रूफ पार्ट होता है ये पैलेट का बना होता है। तो यहीं पर एक ऑर्गन होता है जैकोब्सन ऑर्गन, होता ये बक्कल कैविटी में है, लेकिन ये खुलता है आके नॉस्ट्रिल में। किसमें? तो ये जो जैकोब्सन ऑर्गन है ये स्मेल के लिए है, यानी ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है। ऐसे आपने ध्यान रखना है, ये स्मेल के लिए है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है। तो रेप्टाइल्स में स्मेल की पावर अच्छी खासी होती है जैकोब्सन ऑर्गन की वजह से। ठीक है, उसके बाद ये जरूरी पॉइंट आ गया, रेप्टाइल्स को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। वाटर से निकलकर लैंड पर सरवाइव करने के लिए पहले वर्टिब्रेट एम्फीबिया आए थे, ये मैंने बताया था। लेकिन वो ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स नहीं थे, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें फाइनली वाटर पर ही डिपेंड रहना पड़ रहा था। बताया था मैंने। इनमें ऐसा नहीं है। इनमें रेप्टाइल्स जो हैं ये ट्रूली लैंड वर्टिब्रेट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाटर में रहते ही नहीं है। क्रोकोडाइल, टर्टल्स, कछुआ, ये सब तो वाटर में ही रहते हैं। इसका ये मतलब है ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स का, जो टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल हैं उनकी डिपेंडेंसी वाटर पर नहीं है। जैसे लिजर्ड्स, स्नेक्स, ये लैंड एरिया में रहते हैं, तो इनको जरूरत नहीं पड़ती रिप्रोडक्शन के लिए वाटर में जाने की। ये कहने का मतलब है कि जो टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स हैं उनकी लाइफ डिपेंड नहीं होती वाटर मीडियम पर। आई बात समझ में? बोलो क्यों, रीजन क्या है, यही क्वेश्चन आता है। तो पहला इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और एम्फीबियंस में एक्सटर्नल हो रहा था, और एक्सटर्नल में वाटर चाहिए गैमेट्स को फ्यूज कराने के लिए। या एक्सटर्नल होता ही नहीं, इंटरनल होता है, तो वाटर की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज यहां क्या है, यहां पर प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, और ये होती हैं एमनियन, और है कोरियन, और एक है एलेंट्वाइस, और एक है यॉर्क सैक। ये देखो बेटा, तो एमनियन, कोरियन, एलेंट्वाइस, यॉर्क सैक, ये मेम्ब्रेन्स इनके पास होती हैं। इन लेयर्स में एमनियन का काम है एम्ब्रियो को वाटरी मीडियम देना। जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसको भी वाटर चाहिए, ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए उसमें। तो एम्फीबियंस में ये मेम्ब्रेन्स नहीं थी, इसी वजह से वो वाटर में जाते थे, क्योंकि वाटर बॉडी में अगर एम्ब्रियो बना तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वाटर की कमी नहीं हो पाएगी। लेकिन इनको वाटर चाहिए ही नहीं, क्योंकि वाटरी मीडियम देने के लिए
एम्ब्रियो के पास मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे एमनियन, जैसे क्या। तो ना तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए वाटरी मीडियम चाहिए और ना ही फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। तो जो लैंड पर रह रहा है रेप्टाइल, वो लैंड पर ही रहेगा, वाटर में जाने की जरूरत उसको नहीं पड़ती। इस वजह से इनको बोलते हैं फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। क्लियर है ये? लेकिन अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो कॉपुलेटरी ऑर्गन चाहिए, ये तो मस्ट है, क्योंकि कॉपुलेटरी ऑर्गन ही गैमीट्स को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। हमारा कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस है, तो इनमें क्या होता है, एक या दो हेमी पेनिस प्रेजेंट होते हैं इन मेल्स। तो कॉपुलेटरी ऑर्गन इनमें हेमी पेनिस बोला जाता है, जो 1 और 2 हो सकते हैं। दूसरी चीज, इनमें क्लेडोइक एग प्रेजेंट होते हैं। अब क्लेडोइक एग का क्या मतलब है, ये देखिए, आप पढ़ चुके हो ये बातें। ये एग है और एग के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना शेल है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना अगर शेल प्रेजेंट होता है अराउंड द एग, तो ऐसे एग को क्लीडोइक एग बोलते हैं, जो कि रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होते हैं। आगे बात समझ में भैया? दूसरा, बेटा ये ऐसे वर्टिब्रेट हैं कि इनमें रिब्स की प्रेजेंस भी स्टार्ट हुई, फर्स्ट टाइम इवॉल्व। अगर आपसे पूछा जाए रिब्स की प्रेजेंस कहां से स्टार्ट हुई, तो आप यही बताओगे। इससे पहले जितना कुछ भी आपने पढ़ डाला, कहीं रिब्स नहीं थी, यहीं से स्टार्ट होती हैं रिब्स। हमारी रिब्स यहां होती हैं चेस्ट में या थोरेक्स में। इनकी जो रिब्स होती हैं ये आपको मिलेंगे थोरेक्स पार्ट में और नेक पार्ट में। और रिब्स का यूज पता है क्या है? मेन यूज है ब्रीथिंग में हेल्प करना, सांस लेने में हेल्प करना। तो भैया जितने पीछे थे अभी पढ़ चुके हो, उनके कंपैरिजन में ब्रीथिंग इनमें ज्यादा एफिशिएंट होगी, क्योंकि यहां से रिब्स स्टार्ट हो गई। इनके बाद अभी आप बर्ड्स पढ़ोगे, वहां भी रिब्स मिलेंगे, और मैमल पढ़ोगे यानी हम लोग, हमारे अंदर भी रिब्स हैं। तो पहली बार रिब्स रेप्टिलिया क्लास से स्टार्ट हुई। कौन सी क्लास से? कौन सी क्लास से? आई बात समझ में? बोलो भैया। ठीक है, अब आगे देखिए उसके बाद। तो बेटा इतने ही पॉइंट यहां पढ़ने हैं। ऐसा इस वजह से है, मॉड्यूल में तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, क्योंकि 25 कैरेक्टर्स आपने पढ़े हैं, उसमें पूरा रेप्टाइल ऑलरेडी कवर हो चुका है। एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स थे तो मैंने आपको इसमें बता दिया। और इतने में भी सबसे जरूरी पॉइंट यही है कि फर्स्ट इनवर्टिब्रेट कौन है। आप कहेंगे रेप्टाइल, उसका रीजन बता देना, क्योंकि इनके पास एमनियन लेयर होती है जो एम्ब्रियो को वाटरी मीडियम देती है, और फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन इनमें, रुक जाओ खत्म नहीं हुआ अभी। अब उसके बाद आगे देखिए, अगला क्या है, यहां पर स्नेक्स के बारे में थोड़ा सा जानना है। देखते हैं स्नेक्स के बारे में। देखो बेटा, ये जो स्नेक्स हैं, सुनिए, दो कैटेगरी है इनकी। एक कैटेगरी है बेटा पॉइजनस स्नेक्स। ये देखो भाई, पॉइजनस स्नेक की बात करते हैं। सामने सभी लोग ध्यान दें। जब कोई स्नेक किसी को बाइट करता है, तो बाइट करने के लिए उसके पास टीथ होते हैं। अपर जॉ वाला टीथ होता है, और अपर जॉ इसे मैक्सिला बोला जाता है। तो मैक्सिला में जो टीथ होते हैं, यही पॉइजनस टीथ में मॉडिफाई हो जाते हैं। और स्नेक क्या करता है, डेंजर महसूस होने पर सामने वाले को यही टीथ इंजेक्ट कर देता है। तो आप कहोगे कि जो मैक्सिलरी टीथ है, मैक्सिलरी टीथ यानी अपर जॉ वाला जो टीथ है, यही बदल जाता है पॉइजनस टीथ में, और पॉइजनस टीथ को ही
फैंग बोला जाता है। तो अब अगर एग्जाम में ये आ जाए कि फैंग किसका मॉडिफिकेशन है, बोलेंगे मैक्सिलरी टीथ का। क्या बोलेंगे? अच्छा, दूसरा, इनमें बेटा जो लेबियल ग्लैंड होती हैं या फिर पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड जो होती हैं, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड जो होती हैं, इनमें ये सैलिवरी ग्लैंड ही मॉडिफाई हो जाती हैं पॉइजनस ग्लैंड में। अरे भाई, जैसे पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड हमारे पास भी हैं, ईयर के नीचे अंदर की तरफ, काम होता है सलाइवा सिक्रीट करना। इनके पास जो पैरोटिड ग्लैंड है वही पॉइजनस ग्लैंड में बदल जाती है, इससे वेनम या पॉइजन सिक्रीट होता है और मैक्सिलरी टीथ में जाके स्टोर हो जाता है। जब इन्हें डेंजर महसूस होता है तो बस ये अपने फैंग या पॉइजनस टीथ से अपने वेनम को सामने वाले एनिमल में इंजेक्ट कर देते हैं। तो पॉइजन बनाने वाली ग्लैंड एक तरह की सैलिवरी ग्लैंड है और फैंग एक तरह का अपर जॉ का टीथ होता है। आगे बात समझ में? और देखिए अगला पॉइंट क्या है कि जो पॉइजनस स्नेक होते हैं, इनका अगर आप हेड वाला पोर्शन देखोगे तो आपको छोटे छोटे स्केल्स दिखेंगे, स्मॉल स्केल्स, इस तरीके से, ऐसे, ये देखिए, ये स्मॉल स्केल्स हैं। लेकिन बेटा इनका अगर आप वेंट्रल बेली पार्ट देखोगे, वेंट्रल बेली पार्ट, तो स्केल्स आपको मिलेंगे ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स एंड ब्रॉड, ट्रांसवर्स एंड ब्रॉड स्केल्स। अब ये क्या है भैया? बेली का मतलब कमर होता है, और वेंट्रल क्या है? अगर स्नेक ऐसे चल रहा है तो ये वाली साइड इसकी डॉर्सल है और ये वाली साइड वेंट्रल है। तो वेंट्रल साइड पर स्केल्स अगर देखोगे तो आपको ऐसे मिलेंगे, इस तरीके के, ऐसे ट्रांसवर्सली अरेंज होंगे और बड़े साइज के स्केल्स मिलेंगे। अगर स्केल्स ऐसे होते तो आप इन्हें बोलते लॉन्गिट्यूडिनल, बट ऐसे नहीं होते, ट्रांसवर्सली अरेंज होते हैं और बड़े साइज के होते हैं। तो अगर किसी स्नेक के वेंट्रल साइड पर ट्रांसवर्सली अरेंज्ड ब्रॉड स्केल्स हैं और हेड पर छोटे स्केल्स हैं तो वो स्नेक पॉइजनस होगा, वो स्नेक क्या होगा? और अगर ऐसा नहीं है तो वो स्नेक नॉन पॉइजनस होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो स्नेक क्या होगा? तो स्केल्स के अरेंजमेंट को देख करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्नेक जो है ये पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है। आगे बात समझ में भैया सभी को? बोलिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो बेटा इधर, अब ये जो पॉइजनस स्नेक होते हैं इनका अगर वेनम ले ले हम, सुनो बेटा इधर, इनका अगर वेनम देखोगे, वेनम का मतलब वही पॉइजन, तो दो तरह का पॉइजन या वेनम हो सकता है। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक वेनम, न्यूरोटॉक्सिक वेनम, और एक होता है हीमोटॉक्सिक या हिमेटोटॉक्सिक एंड या फिर इसी का नाम है कार्डियोटॉक्सिक। दो तरह के वेनम होते हैं स्नेक्स में जनरली, न्यूरोटॉक्सिक एंड हिमेटोटॉक्सिक। क्या होता है? अगर किसी स्नेक ने हमें काटा और हमारी न्यूरॉन्स डैमेज होने लगे, स्पेशली वो न्यूरॉन जो इस डायाफ्राम में मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, तो न्यूरॉन्स डैमेज होंगी, डायाफ्राम में मूवमेंट रुक जाएगा, तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। तो सांस नहीं ले पाएंगे तो बॉडी में ऑक्सीजन घट जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, इट मीन्स सफोकेशन होने लगेगा, दम घुटने लगेगा, और इस वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम है ये क्या करता है? डैमेज नर्वस सिस्टम को, और स्पेशली उन न्यूरॉन्स को जो डायाफ्राम में मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, और ये वेनम अगर बॉडी में आ गया तो दम घुटने से इंसान की डेथ हो जाती है। अब न्यूरोटॉक्सिक वेनम वाले स्नेक कौन कौन से हैं?
जैसे कोबरा हो गया या करैट हो गया, ये देखिए कोरल्स हो गए, या कोरल को ही रेक्टल स्नेक भी बोला जाता है, कोरल या फिर रेक्टल स्नेक भी कहते हैं। क्रैट हो गया, कोबरा हो गया, और एक हो गया हाइड्रोफिश। और बेटा ये जो हाइड्रोफिश होता है इसे सी स्नेक भी बोला जाता है, क्योंकि ये सी में आपको मिलेगा। और यही जो है ना सी स्नेक, यही मोस्ट डेंजरस स्नेक माना जाता है, ये जो सी स्नेक है। लेकिन ये ह्यूमन को रेयरली ही बाइट करता है, और बहुत ही नाम मात्र के केसेस ही हिस्ट्री में ऐसे मिले हैं जिनको हाइड्रोफिश ने बाइट किया हो। तो सबसे डेंजरस वेनम वाला जो स्नेक है ये सी स्नेक होता है, और इसका नाम होता है हाइड्रोफिश। क्या नाम होता है भैया? और देखिए ये जो हाइड्रोफिश है ये वीवी पैरस भी होता है, यानी एग लेइंग नहीं करता, यंग को बॉर्न करता है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि सारे रेप्टाइल अंडे देते हैं तो ये भी गलत है, ऐसा है नहीं। अब उसके बाद हिमेटोटॉक्सिक। ये जो हिमेटोटॉक्सिक है ये वेनम डैमेज करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम को। मान लीजिए एक स्नेक है, उसने हमें बाइट किया, तो उसके बाइट करते ही हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो टूटने लगी, ब्लड वेसल टूटने लगी, ब्लीडिंग शुरू हो गई, हार्ट अटैक आ गया और पर्सन की डेथ हो गई। तो आप बोलोगे वो जो स्नेक था उसका वेनम कार्डियोटॉक्सिक था या हिमेटोटॉक्सिक था। और ऐसे वेनम वाला जो स्नेक है ये है वाइपर। कौन सा स्नेक है भैया? कौन सा स्नेक है? तो ये दो तरह के वेनम हो गए। अब उसके बाद जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स हैं, नॉन पॉइजनस स्नेक्स, इसमें देखिए एक तो आता है यहां पर त्यास, या फिर इसी को जैमिनिस भी बोलते हैं, और दूसरा आपको पता ही है पाइथन, ये भी नॉन पॉइजनस होता है, और एक दोमुही, और या फिर इसी को एरिक्स जोहिनी भी बोलते हैं। दो मुही से इस वजह से बोलते हैं, ये देखिए ये मान लीजिए इसका हेड है, तो इसकी जो टेल होगी ना वो भी ऐसी ही होती है। तो ऐसा लगता है कि दोनों तरफ हेड है, इधर भी, लेकिन है नहीं ऐसा। हेड एक ही तरफ है, जो टेल होती है इसकी वो भी हेड की तरह ही दिखती है, इस वजह से दोमुही इसे कह दिया जाता है। तो त्यास, एरिक्स जोहिनी, पाइथन ये नॉन पॉइजनस स्नेक हैं, ये हैं नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस स्नेक। और बाकी कोबरा, क्रैट, वाइपर, कोरल स्नेक ये सब जो भी हैं ये हैं पॉइजनस स्नेक। आगे बात समझ में सभी को? बोलो भाई, क्या क्या ध्यान रखना है एक बार नजर दौड़ाते हैं जरा। देखो, सूंघने की जबरदस्त पावर, क्योंकि जैकोब्सन ऑर्गन है। क्या है? कहां होता है ये? बक्कल केविटी में कि नोस्ट्रिल में? लेकिन खुलता कहां है? ध्यान रखना है ये। दूसरी चीज, स्केल्स को हटाते रहते हैं, इस प्रोसेस को एक्डाइसिस क्या कहते हैं? अगर कोई स्नेक के हेड पर स्केल छोटे दिख रहे हैं तो वो पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस? ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, क्योंकि इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एमनियन लेयर प्रेजेंट होती है। आगे बात समझ में भैया? बोलिए। अब उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इतना नोट करो, आएगा नहीं फिर बाद में बताता हूं। अरे इतने जगह में नहीं आएगा काका। जूम कर दिया है, अब विजिबल है क्या भाई? सोरोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजर्ड्स। हिमेटोटॉक्सिक का मतलब कार्डियोटॉक्सिक। फोकस करो ना, कहां फोकस करो? ठीक है, दिख रहा है क्या अब बोर्ड? साइड में कट हो रहा है तो लो।
अब देख लो, अब देखो, अब दिख रहा है क्या भैया? एरिक्स जोहिनी। ठीक है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहो। जो जिस दिन खत्म होगा उसके अगले दिन डिस्कशन होगा। तो जो भी आपको डाउट है वो आप पूछ लेना। और ये आप देख लो, बस इसमें एक ही लेक्चर और लगने वाला है, उसके बाद ही डिस्कशन होगा, यानी ट्यूसडे को। चलो भाई, आगे देखिए। 4 सी से नाम है, फिर भाव, देखिए, नाजा से कोबरा, तूने से टेस्ट्यूडो या टर्टवाइस। ये वो टर्टल्स हैं, कछुए, जो टेरिस्टियल एरिया में ज्यादा टाइम तक रहते हैं। वी से वाइपर और या फिर वाइप्रा। ए से एलिगेटर। एच से हेमी डेक्टाइलस। बी से बुंगेरस। बुंगेरस का मतलब करैट। और हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड, जो घरों में होती है, डोमेस्टिक लिजार्ड। और सी से कैलोटिस का मतलब है गार्डन लिजार्ड। गार्डन लिजार्ड। और अगला सी है किलोन। ये वो टर्टल्स हैं जो आपको वाटर में मिलेंगे, टर्टल्स। सी से क्रोकोडाइलस। और क्रोकोडाइलस का मतलब क्रोकोडाइल। और उसके बाद अगला सी है कैमिलियन और या फिर ट्री लिजार्ड। इसके लिए 2 पॉइंट जानने हैं। गिरगिट जो होता है ये अपने कलर को चेंज करता रहता है, तो बोलेंगे इसमें कैमाफ्लैज प्रेजेंट होता है। बॉडी कलर को चेंज करने की पावर होती है। और प्लस इसमें प्रीहेंसाइल टेल होती है। प्रीहेंसाइल टेल का मतलब ऐसी टेल जो पीछे की तरफ मुड़ी हुई हो, ऐसे। एक तो टेल ये होती है, ये इस तरह की टेल नहीं जो स्ट्रेट हो। ऐसी टेल जो मुड़ी हुई हो इसे प्रीहेंसाइल बोलते हैं। तो कैमाफ्लाज और प्रीहेंसाइल टेल ये आपको कैमिलियन में मिलेगी। 4C का भाव, तूने जाना, तूने ना जाना, ये कर लो, खींच लो।
राम गुप्ता, इतने दिन से बता रहा हूं कि क्या आता है क्या नहीं आता है, तुम्हें यही नहीं पता चला आज तक कितना सब आता है कि नहीं आता है? यही का है, वही है ये। इतना सब आता है, कितनी बार बोला गया है कि ये क्या आता है क्या नहीं आता है? मॉड्यूल में दिया हुआ है तो पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और बाई चांस मान लो आ गया इधर से क्वेश्चन, तुम तो कह दोगे कि हमें एलएन में पढ़ाया ही नहीं गया ये, तब। और जब आपको नहीं पढ़ना है ना इतना, तो उसके लिए एनसीईआरटी है, मैंने बोला है। आपको नहीं पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी पढ़ो, खत्म हो गई बात। लेकिन हमें तो पढ़ाना पड़ेगा ना भाई, जो मॉड्यूल में दिया हुआ है, क्योंकि कल को 4 लोग ये उंगली उठा देंगे, सर ये वाली लाइन छुड़वा दिया आपने, तब। तो मॉड्यूल में जो दिया गया है कुछ सोच के दिया होगा ना एलन वालों ने, ऐसा फर्जी में तो रख नहीं दिया गया है। और ये मैं बार बार बोलता हूं भाई, 200 बार कम से कम समझा चुका हूं, आपसे इतना नहीं हो पा रहा है तो मत करो, एनसीईआरटी पढ़ो। वो तो मैं खुद ही कहता हूं एनसीईआरटी से आता है। लेकिन बाई चांस इक्का दुक्का क्वेश्चन इधर उधर से आ गया, तब क्या करोगे? तुम तो खिक कर दोगे वहां पर और बोलोगे सर ने बताया नहीं था, इसी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब। वो तो सबको पता है एनसीईआरटी से आता है, आप एनसीईआरटी पढ़ो, मत पढ़ो इतना, ठीक है भैया। हाँ, डेली यही बात बताता हूं, डेली। अरे भाई नहीं अच्छा लग रहा है मत करो, मत अटेंड करो, एनसीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ लो। क्वेश्चन सॉल्व करोगे भी एक्सरसाइज 2 के, तो बस मुंह बनाना बैठ के। फिर आगे देखो, एप्स। बच्चे को कम से कम ये थोड़ा सा सोचना चाहिए, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ तो अकल होगी ना हम लोगों में जो हमने रखा है उसको यहाँ। हम ये चाहते हैं क्या कि सबको पढ़ा दें और किसी का सिलेक्शन ना हो? ऐसा चाहते हैं क्या? ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा, तो कुछ सोच के ही रखा होगा ना, इतना रखा है तो। सोचने वाली बात है, लॉजिकल सी बात है। फिर भी बच्चा पूछता रहता है इतना सब आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है? अरे भाई आपसे हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा है तो फिर आप सीधे ये बोलो ना कि सर हमसे हो नहीं पा रहा इतना। आप बोल दो, वो सुनना चाहता है सर के मुंह से कि सर बोल दे एक बार कि बेटा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। तो उसको क्या है कि एक थोड़ा सा फील आ जाएगा और एक सपोर्ट मिल जाएगा मेहनत से जी चुराने का, और एनसीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ लेगा, मजे मार लेगा बस। इस उसमें वो बैठा रहता है। और ये तो मैं भी कहता हूं, आपसे हो पा रहा है, आप कैपेबल हो तो आप पूरा करो, नहीं हो पा रहा है तो सिर मत पटको, सिर्फ एनसीईआरटी एनसीईआरटी कर लो, बात खत्म हो गई। समझे? हाँ। देखो अब इधर बर्ड्स में क्या है बेटा, देखिए बर्ड वाला टॉपिक निकालिए। इसमें ऑर्निथोलॉजी एक टर्म है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो हम करने जा रहे हैं ऑर्निथोलॉजी ही करेंगे आज हम। दूसरा एक पॉइंट होता है, बर्ड माइग्रेशन के स्टडी को फिनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामने देखो, एनर्जी लेके आओ, कुंद बने बैठे ना वैसे। तो ये जो माइग्रेशन होता है बर्ड्स में, कुछ बर्ड्स क्या होती हैं फूड के लिए माइग्रेट करती हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चली जाती हैं। कुछ बर्ड ऐसी होती हैं जो मेटिंग के लिए यानी रिप्रोडक्शन के लिए मूव करती हैं। कुछ क्या होती हैं ठंड गर्मी इन सब से बचने के लिए ऐसा करती हैं। तो किसी भी पर्पज से बर्ड जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट कर जाएं तो यही बर्ड माइग्रेशन है। और ये बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकता है बर्ड्स में माइग्रेशन का प्रोसेस। इस वजह से प्रॉपर एक ये टॉपिक बनता है बर्ड माइग्रेशन के स्टडी। तो इसको नाम दे देते हैं फिनोलॉजी। क्या नाम देते हैं? बर्ड के जो एग्स होते हैं ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सेवरल कंट्रीज में फूड के फॉर्म में इनका यूज होता है। इस वजह से एक्स की भी प्रॉपर स्टडी बनती है, इनके एक्स की। तो बर्ड के एक्स के स्टडी को पूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब उसके बाद सलीम अली एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंडियन बर्ड्स पर बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में अपने रिसर्च वगैरह किए थे, तो इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये नहीं आता,
लेकिन जब पहले कभी स्टेट पीएमटी हुआ करता था तो ये चीजें आती थी उस टाइम, इस वजह से लिख दिया गया है, क्या पता भाई रिपीट कर दें कहीं से आ जाए कुछ भी। तो सलीम अली, इनको हम बर्डमैन ऑफ इंडिया का टाइटल देते हैं। आगे बात समझ में, अंडरलाइन करो। ऑर्निथोलॉजी और सलीम अली पर 2 लाइनें मॉड्यूल से पढ़नी है। ऑर्निथोलॉजी और सलीम अली, एक पॉइंट ऐड कर लो, स्टडी ऑफ बर्ड माइग्रेशन, बर्ड माइग्रेशन, बर्ड माइग्रेशन, फिनोलॉजी, PHENO, फिनोलॉजी। अगला पॉइंट लिखिए, बर्ड एग्स के स्टडी, स्टडी ऑफ बर्ड्स एग, ऊलॉजी, OOLOGY, ऊलॉजी। देखिए आगे के पॉइंट्स इधर हम देखते हैं। देखो भैया, एप्स में कुछ ज्यादा पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, सबसे पहले क्या है इसका यूनिक फीचर। यूनिक फीचर देखिए, बर्ड में ऐसा क्या है जो बाकियों के पास नहीं है, या बर्ड में ऐसी कौन सी चीज है जो बाकियों से इसे अलग करती हो। तो आप बोलेंगे, इधर देखो, तो आप बोलेंगे फेदर्स का होना। फेदर्स ये कहीं और नहीं मिलेंगे। विंग्स बैट में होते हैं, विंग्स इंसेक्ट में भी होते हैं, विंग्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जो बैट मैमल होता है, बर्ड नहीं। तो हम ये बोलेंगे कि सबसे स्पेशल बात जो बर्ड्स को बाकियों से अलग करती है वो है इनके पास फेदर्स का होना। किसका होना? पहली बात। दूसरा इनका पॉइंट ये है बेटा, इन्हें बोलते हैं ट्रू फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स। बेटा फ्लाइंग तो और भी वर्टिब्रेट कर लेते हैं, जैसे कि बैट हो गया, मैमल है, वो खुद फ्लाइंग करता है, उड़ता है। लेकिन जो ट्रू फ्लाइंग वर्टिब्रेट है वो यही है, एप्स। ट्रू फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स कौन से हैं? क्योंकि प्रॉपर उड़ने के लिए जो चीजें चाहिए बॉडी में वो इन्हीं के पास होती हैं। तो ट्रू फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स आप इन्हीं को बोलेंगे। अगला पॉइंट ये है बेटा कि इनमें जो फोरलिम्स होते हैं ये आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। किसमें मॉडिफाई हो जाते हैं? ठीक है। अगला पॉइंट ये बनता है बेटा कि जो बर्ड्स हैं, या फिर ऐसे बोल दो, बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। देखो भैया, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, इसका मतलब ये है कि बर्ड्स रेप्टाइल्स से ही निकली हैं, इवॉल्व होकर के, डेवलप होकर के। यानी बर्ड्स रेप्टाइल्स की डेवलप्ड फॉर्म है। ये चीज हम कैसे मान लें कि बर्ड रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुई हैं? ऐसे मान लें, देखो, एपिडर्मल स्केल्स इन हाइंड लिम्ब। मैंने बताया था कि भाई रेप्टाइल्स में जो स्केल्स होते हैं एपिडर्मल होते हैं, फिशेज के स्केल्स होते हैं डर्मल होते हैं, बताया था मैंने। ये बर्ड में स्केल नहीं होते, सिर्फ बर्ड्स के जो पैर होते हैं वहां स्केल होते हैं, और ये एपिडर्मल ही होते हैं रेप्टाइल की तरह। दूसरा क्या है भैया? रेप्टाइल लाइक एग भी आपको मिलेंगे यहां पर। कौन से? तो बोलेंगे क्लिडोइक एग। जैसे रेप्टिलियन एग पर थिक कवर होता है, शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ऐसे बर्ड के एग पर भी कवर होता है। तो आप बोलोगे बर्ड के जो एग हैं वो रेप्टाइल लाइक हैं। ये भी हो गया। और देखिए सबसे मेन बात, जो फेदर्स होते हैं ना बेटा, फेदर्स, ये होते हैं मॉडिफाइड एपिडर्मल स्केल्स। यानी एपिडर्मल स्केल्स की ही मॉडिफाई फॉर्म को फेदर्स बोला जाता है। ये पहला जरूरी पॉइंट मिला। बोल दिया जाएगा कि बर्ड रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुई हैं, प्रूफ करो किन कैरेक्टर पर हम ऐसा मान सकते हैं। तो आप बोल देना फिदर्स जो इनके पास हैं वो एपिडर्मल स्केल्स की ही मॉडिफाई फॉर्म है। लेग्स में एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, और इनका जो एग होता है वो भी रेप्टाइल्स लाइक होता है। कैसा होता है? उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, सामने देखते रहना, इधर देखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? अगर इनमें
नर्वस सेंसरी ऑर्गन देखें कि भाई सेंस में क्या क्या है इनके अंदर, सेंसरी ऑर्गन। तो देखो बेटा, इनमें मोनोनोक्यूलर विजन होता है, और मोनोनोक्यूलर विजन का मतलब होता है एक ही टाइम पर डिफरेंट आई से डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देख पाना। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम एक बार में दोनों आई को एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करा सकते हैं। बर्ड में ऐसा नहीं है, बर्ड अपनी राइट आई से किसी दूसरी चीज को देख सकती हैं, लेफ्ट आई से किसी दूसरी चीज को देख सकती हैं। यानी एक ही टाइम पर जब डिफरेंट आई डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर फोकस होने में कैपेबल हो, इसे मोनोनोक्यूलर विजन, इसे क्या बोलते हैं? बर्ड्स में स्मेल की पावर नहीं होती, तो स्मेल इनमें रिड्यूस्ड होती है, यानी ये सूंघने में ज्यादा कैपेबल नहीं होती बर्ड्स। फैक्टरी ऑर्गन पुअरली डेवलप होते हैं, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद अगला जो सेंसरी ऑर्गन है ये है पेक्टेन। अब ये देखो जरा, ये जो पेक्टेन है बेटा, ये होता है कॉम्ब लाइक इन आई, यानी बर्ड की आई के अंदर एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, ये लेंस दिखा दिया, ये रेटिना है, और ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ये सिंपल सा आई का डायग्राम दिखा दिया। अब रेटिना के एक पार्ट में ये देखिए बेटा कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए। तो रेटिना पर जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यही पेक्टेन होता है, ये है पेक्टेन। अब इसका यूज क्या है, क्यों होता है आई में ये? तो पहला इसका यूज है टेलीस्कोपिक या फिर डिस्टेंट विजन, यानी बर्ड्स दूर की चीजें आसानी से देख लेती हैं, इसी की वजह से। आई को न्यूट्रिशन देना, ये भी इसका एक वर्क है। और तीसरा है एकोमोडेशन, कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आई की फोकल लेंथ को सेट करना, दूर ऑब्जेक्ट है पास है उसके अकॉर्डिंग आई को एडजस्ट करना, ये काम एकोमोडेशन बोला जाता है। और ये भी पेक्टेन की हेल्प से होता है। और मैं बता दूं, जितने भी बर्ड हैं सबकी आई में पेक्टेन मिलेगा, कीवी को छोड़ करके। किसे छोड़ करके? कीवी एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कहां पर? तो भैया ये जो पेक्टेन है ये क्या होता है? फाउंड इन ऑल बर्ड्स एक्सेप्ट कीवी। और कीवी का जो साइंटिफिक नेम है बेटा ये होता है एप्टेरिक्स, और ये नेशनल बर्ड है न्यूजीलैंड की, इंडिया की नहीं, न्यूजीलैंड की। आगे बात समझ में? बोलो। उसके बाद आगे क्या है इनका बेटा? ब्रेन में जो सेरिबलम पार्ट होता है, सेरिबलम पार्ट ये हाईली एडवांस होता है। और ये जो सेरिबलम पार्ट है हाईली एडवांस, ये क्या करता है? फॉर बैलेंस। बैलेंस किस टाइम? तो आप बोलेंगे फ्लाइंग के टाइम। देखो बेटा होता क्या है, हम जब चलते फिरते हैं तो हमारा हेड, हमारे हैंड, हमारे लेग्स ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में मूव करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम गिर जाएं, हमारी बॉडी बैलेंस फॉर्म में रहती है सेरिबलम की वजह से। ये होता है इधर सेरिबलम, इस जगह छोटा ब्रेन भी इसको बोलते हैं। तो बॉडी में कोऑर्डिनेशन बनाना, लोकोमोशन में हेल्प करना, या फिर प्रॉपर बैलेंस देना बॉडी को, ये सेरिबलम का वर्क है। और इनमें तो जबरदस्त बैलेंस होता है बर्ड्स में, क्योंकि ये उड़ती रहती हैं फिर भी इनकी बॉडी डिसबैलेंस नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सेरिबलम पार्ट हाईली एडवांस होता है इनमें। जब हम अल्कोहल का यूज करते हैं तो सेरिबलम ही सप्रेस होता है, इस वजह से हम लड़खड़ाने लगते हैं, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप बोलोगे नर्वस सिस्टम में सेरिबलम पार्ट एडवांस होना ये भी बर्ड में ये चीज पाई जाती है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है यहां पर, देखो बेटा जो फीमेल बर्ड होती हैं, सुनिए, जो फीमेल बर्ड होती हैं ये होती है मोनोडेल्फिक, ठीक है।
मोनोडेल्फिक का मतलब है ओनली वन लेफ्ट ओवरी is functional, only one left ovary is functional। और बेटा ये क्यों होता है, तो आप बोलेंगे ये है एक तरह का एडेप्टेशन फॉर फ्लाइंग। अब देखो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए इधर बेटा होता क्या है, सुनो, स्पर्म को ओवम के पास जाना पड़ता है कि ओवम को स्पर्म के पास, तो स्पर्म रास्ते में बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस वजह से फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए स्पर्म को ज्यादा नंबर में बनना जरूरी है, और ज्यादा नंबर में तभी बनेंगे जब दोनों टेस्टेज फंक्शनल हो, दोनों टेस्टेज। लेकिन फर्टिलाइजेशन में ओवम एक ही यूज होता है, इसका मतलब एक ही ओवरी से सफिशिएंट ओवम बन सकते हैं फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए। तो जब फीमेल बर्ड में एक ही ओवरी से काम चल रहा है तो दूसरी वाली को रिड्यूस कर दो, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर ओवरी रिड्यूस हो जाएगी तो बॉडी थोड़ी सी लाइट वेट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तो फ्लाइंग में हेल्प मिलेगी। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फीमेल बर्ड में लेफ्ट साइड की ओवरी ही फंक्शनल होती है, राइट साइड की ओवरी रिड्यूस हो जाती है, क्यों, तो आप बोलोगे ये एक तरह का एडेप्टेशन है फ्लाइंग के लिए। किसके लिए? ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये देखिए अगला जो पॉइंट है ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। पता है इस तरह से एक क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए इनमें से कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो फ्लाइंग के लिए एडेप्टेशन है। तो एक कैरेक्टर तो ये मिल गया आपको, ठीक है ना। पूछा जाता है 4-5 कैरेक्टर लिख देंगे और आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो फ्लाइंग के लिए एडेप्टिव फीचर्स हैं। तो काउंट करते रहना। एक ये इधर मिल गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। ये देखो भैया अपने से कंपेयर कर लो, हमारी बॉडी में नेक के आसपास ये देखिए ट्रैकिया है, लिख दिया नाम इसका बेटा ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर ये है लैरिंग्स, तो लैरिंग्स कर दिया। अच्छा, हमारे लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड होता है जिससे हम साउंड जनरेट करते हैं। इनका जो लैरिंग्स है इससे नो साउंड प्रोडक्शन। बर्ड्स जो होती हैं ये अपने लैरिंग से साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाती क्योंकि इनके लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड होता ही नहीं, या फिर रिड्यूस होता है, कुछ भी कह सकते हो। तो बर्ड में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन लैरिंग्स नहीं है। तो कौन है भाई? बर्ड में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो होता है ये होता है सेरिंग्स, इससे बोलेंगे साउंड प्रोड्यूसिंग। और ये जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है ना बेटा, ये कहां है? ट्रैकिया के ऊपर है कि नीचे है? कहां है? तो ट्रैकिया के बिलो सेरिंग्स प्रेजेंट होता है साउंड के प्रोडक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ोगे ट्रैकिया से, सेरिंग से और आगे जाओगे तो ये देखिए आपको मिलेंगे ब्रोंकाई। हमारे में भी यही होता है। ट्रैकिया के नीचे 2 ब्रोंकाई होते हैं, एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, और ये ब्रोंकाई आगे लीड करते हैं लंग्स को। तो इधर लंग्स दिखा देते हैं। ये देखो भैया ये लंग्स हो गए, ये देखिए, और एक ये देखिए, एक ये लंग्स हो गया। तो इनको मैंने नाम दे दिया, ये हो गए लंग्स। लेकिन इनके लंग्स में एक स्पेशल बात है बेटा। ये देखिए इनके लंग्स में ना एयर सैक प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? तो जब ये एयर इनहेल करते हैं ना तो लंग्स में तो भरती ही है, एयर सैक में भी भरती है। हम जब एयर इनहेल करेंगे तो एयर जाके लंग्स में भर जाती है। इनमें क्या है, लंग्स के साथ साथ एयर सैक भी है। तो बताओ पर ब्रीथ हमसे ये कम यूज करेंगे कि ज्यादा है? तो ऐसा बोला जाता है कि बर्ड्स में डबल ब्रीथिंग होती है, और होना भी चाहिए क्योंकि इनमें फ्लाइंग होती है और फ्लाइंग के लिए एनर्जी चाहिए।
एनर्जी मिलेगी ऑक्सीजन से। इस वजह से पर ब्रीथ ये कम एयर यूज करते हैं कि ज्यादा है। इससे दो फायदे मिलते हैं, एयर भर जाएगी, बॉडी हल्की हो जाएगी, फ्लाइंग में हेल्प मिलेगी, और ऑक्सीजन बॉडी में ज्यादा पहुंचेगी, एनर्जी ज्यादा बनेगी, तो फ्लाइंग भी प्रॉपर होगी। तो एयर सैक का पाया जाना ये भी एडेप्टेशन है फ्लाइंग के लिए। किसके लिए? लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज ये होता है ओनली बाय द सरफेस, ओनली बाय द सरफेस ऑफ लंग्स। देखो भाई, इसका मतलब क्या है बेटा? गैसियस एक्सचेंज का मतलब है लंग्स से ऑक्सीजन का ब्लड आना और ब्लड से CO2 का लंग्स में आ जाना। ये जो डिफ्यूजन होता है गैसियस एक्सचेंज, ये सिर्फ लंग्स की सरफेस से होता है। एयर सैक में जो एयर भरी हुई है, एयर सैक की मेम्ब्रेन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। अरे भाई, ऑक्सीजन इनहेल कर ली, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भर ली, तो यहीं रखना है ऑक्सीजन को कि सेल में पहुंचाना है? सेल में कौन लेके जाएगा? ब्लड ही तो लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा यार? तो ब्लड में ऑक्सीजन का जाना और ब्लड से CO2 का रेस्पिरेटरी सिस्टम में आना, ये जो एक्सचेंज है एयर सैक के थ्रू नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ लंग्स की सरफेस से होगा। किससे होगा? क्लियर है भैया? ये बोलो। उसके बाद अगला जो पॉइंट है ये देखिए, ये है सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, एसेसरी चैम्बर हैं कि नहीं, ये सब मैं बता चुका हूं। यहां बस इतना ध्यान रखिए कि इनके ब्लड को बोलते हैं रिचेस्ट ब्लड। और रिचेस्ट ब्लड क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ RBC पर 100 ml ब्लड। अरे भाई, आप 100 ml ब्लड निकालोगे ना, जितनी RBC इसके पास मिलेंगी इतनी कहीं नहीं होती, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा आ रही है लंग्स में कि कम आ रही है? तो उसको ले जाने के लिए RBC हीमोग्लोबिन कम होना चाहिए कि ज्यादा? ये भी एडेप्टेशन है फ्लाइंग के लिए। आई बात समझ में? तो पहला पॉइंट क्या मिला था? फीमेल में ओवरी दोनों फंक्शनल की एक साइड की। दूसरा क्या मिला? लंग्स में एयर सैक का होना। और तीसरा मिला RBC का नंबर सबसे ज्यादा होना। ये सब एडेप्टेशन प्रोवाइड करते हैं फ्लाइंग के लिए। किसके लिए भैया? क्लियर है ये? हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। देखो, हमारे में इसोफेगस है, यहां से नीचे जाओगे स्टमक मिलेगा, उसके बाद इंटेस्टाइन मिलेगा, यही होता है ना? इनमें देखो, इसोफेगस होता है, उसके नीचे जाओगे आपको क्रॉप मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रॉप में ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। बर्ड्स जो होती हैं दाने चुगती रहती हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रॉप के अंदर भर लेती हैं। कल को खाना मिले ना मिले तो भूखे तो नहीं मरना पड़ेगा, जो क्रॉप में स्टोर है उससे काम चल जाएगा। तो क्रॉप में फूड का स्टोरेज ये लोग करते हैं। क्रॉप के बाद इनमें एक स्टमक आएगा जैसे हमारे पास है, और स्टमक का एक पार्ट होता है गिजार्ड। क्या होता है? गिजार्ड वही काम करता है जो हम अपने टीथ से करते हैं। बर्ड के पास टीथ तो है नहीं, बीक होती है ना, टीथ तो नहीं होते हैं ना। तो फूड को तोड़ने के लिए इनके पास गिजार्ड होता है जो स्टमक में होता है। कहां पर होता है? बाकी सब वही है। तो आप लोगों ने क्रॉप और गिजार्ड क्या अपनी बॉडी में ये नाम सुना है कभी? तो आप बोलोगे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्स्ट्रा एडिशनल जो चैम्बर हैं वो दो हैं, एक क्रॉप और एक गिजार्ड। एक क्रॉप है और एक क्या है? तो एक पॉइंट और बना यहां पर, वो ये बना, क्या बना? ये डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप क्या बोलोगे? टू एडिशनल चैम्बर्स होते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में। और जो दो एडिशनल चैम्बर हैं, एक है क्रॉप और एक है गिजार्ड। एक क्रॉप है और एक क्या है भैया? एक क्रॉप और एक क्या है? क्रॉप में क्या होता है?
स्टोरेज, और गिजार्ड में क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड या मेस्टिकेशन ऑफ फूड। क्लियर है? खींचो। मेस्टिकेशन ऑफ फूड या ब्रेकडाउन ऑफ फूड। टू एडिशनल चैम्बर्स, क्रॉप एंड गिजार्ड। जाओ जाओ। लिखा भाई? ये लिखा क्या? बैठा शंख बजा रहे हो, लिखने का मतलब है खींच लिया। क्रॉप में लिख लो फूड स्टोरेज, गिजार्ड का काम है ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ऐड कर लो वहां पर। कॉकरोच में भी होता है गिजार्ड। कॉक और रोच में भी होता है गिजार्ड। अभी नहीं भैया, अभी आजादी मिलने में बहुत टाइम है भाई, बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, तब आजादी मिलेगी। संघर्ष करते रहें, बागियों से डरने की जरूरत नहीं है। बागियों नहीं, अंग्रेजों से भाई, बागी तो हम खुद हैं। क्रॉप का काम है, आओ, स्टोरेज ऑफ फूड, गिजार्ड का ब्रेकडाउन ऑफ फूड। देखो, अभी इनका एंडोस्केलेटन रह गया है। क्या रह गया है? उसमें अजीब अजीब से नाम है, पहले आते थे अब नहीं आते, लेकिन मॉड्यूल में दिए हैं, तो मैं बताना पड़ेगा कि वो क्या है। सिंसैक्रम वर्ड मिलेगा, फर्क्यूला वर्ड मिलेगा, पाइजो स्टाइल वर्ड मिलेगा। तो ये सब कहां होते हैं, इसको डायग्राम से दिखाना पड़ेगा एक। देखो भैया, ये एक बर्ड है, और इस बर्ड में ये है बीक। बीक में टीथ तो होते नहीं, तो बोलेंगे टूथलेस बीक। क्या बोलेंगे भाई? और ये जो जॉ होते हैं, मॉडिफाइड एंड टू टूथलेस बीक। ये बीक है, तो बीक जॉ के मॉडिफिकेशन से बनी है। और बीक में टीथ हैं कि नहीं है? हैं? सामने देखो, वहां ना मिलेगा कुछ, इधर देखो। अब देखो उसके बाद ये 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 आओ भाई, किसको बैठना है इसके ऊपर? घर तक छोड़ देगा किड़विक किड़विक करते हुए। बैठना है? आओ आओ आओ। लो यार, पूछ। लो, लो। मोर नहीं, चोर। कौवा, कौवा। अरे मैं बोल रहा हूँ कौवा, तुम्हें क्या लगा कौवा? अरे यार भाई, ऐसे मत किया करो यार। लो देखो, देखो बेटा, हमारी बॉडी में ये दो कॉलर बोन है। दो क्या है? ये ऐसे आई, स्टर्नम से जुड़ गई। किससे? ये स्टर्नम है। ये जो सॉलिड बोन है ना, ये स्टर्नम है। तो दो क्लेविकल स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें देखिए, दो क्लेविकल हैं, ठीक है,
दो क्लेविकल हैं, ये जरूरी पॉइंट था एक। ये देखिए, दो क्लेविकल बीच में इंटर क्लेविकल नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, इससे जुड़ जाती हैं। यह है इंटर क्लेविकल। तो क्लेविकल और इंटर क्लेविकल, दो क्लेविकल ऐसे आई और स्टर्नम से ना जुड़ के इंटर क्लेविकल से जुड़ गई। स्टर्नम से क्यों नहीं जुड़ी? हमारे में तो स्टर्नम से जुड़ी रहती है कॉलर बोन, इनमें क्यों नहीं जुड़ी अभी बताया जाएगा। लेकिन क्लेविकल और इंटर क्लेविकल के जुड़ने से एक वी शेप्ड बोन बनती है, वी शेप्ड बोन। और इस वी शेप्ड बोन को फॉर्क्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्टर्नम पर। ये देखिए, ये स्टर्नम है, ये देखिए, ये है इसका स्टर्नम। स्टर्नम अपनी बॉडी से कंपेयर करो, आराम महसूस करोगे। ये स्टर्नम है, इनका स्टर्नम नीचे जाके फूल जाता है, ये फूल गया यहां पर, तो इससे बोलेंगे मिड वेंट्रल, यानी स्टर्नम के मिड वेंट्रल पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है। इस स्वेल्ड अप पार्ट को बोलते हैं कील और या फिर कैराइना। कील में हम क्या करते हैं? कपड़े टांग देते हैं, घड़ी टांग देते हैं। इनकी कील जो है इसमें भी कुछ ना कुछ टंगा होगा। ये टांग दिया, देखिए ये। और ये जो टांगी जा रही हैं चीजें, ये है फ्लाइट मसल्स, और इन्हीं की वजह से इनके विंग्स में मूवमेंट होता है, और विंग्स में मूवमेंट होगा तो इनमें फ्लाइंग हो पाएगी। ये है फ्लाइट मसल्स। क्या है भैया ये? क्या है ये? तो स्टर्नम से फ्लाइट मसल जुड़ती हैं, इस वजह से स्टर्नम से क्लेविकल नहीं जुड़ती। आई बात समझ में? हमारी रिब्स ये आगे आके स्टर्नम से जुड़ती हैं और पीछे जाके वर्टिब्रे से जुड़ जाती हैं। इनमें भी यही है। ये देखिए, ये रिब्स हैं, ये देखो जोड़ दिया ऐसे, ये देखो, ये देखो, इनको कहेंगे, ये हैं रिब्स विद अनसीनेट प्रोसेस। देखो कितना अजीब नाम आ गया, रिब्स विद अनसीनेट प्रोसेस। ब्रैकेट में लिख दो हुक लाइक प्रोसेस। तो आप देखो ना, रिब्स का एक पार्ट जो है बेटा ये हुक लाइक है। ये देखो ना, इधर वाला पोर्शन हुक लाइक बनना है कि नहीं बनना है? और हुक लाइक पार्ट ही अनसीनेट कहा जाता है। और ये पार्ट रिब का स्टर्नम से जुड़ता है हुक लाइक, कि वर्टिब्रे से जुड़ता है? ये स्टर्नम है, ये वर्टिब्रे है। तो हुक लाइक वाला पोर्शन किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? तुम कुछ बोलते ही नहीं हो यार, मास्क लगा के बैठे हुए हो। ये जो रिब्स है, इसका ये हुक लाइक प्रोसेस किससे जुड़ रहा है? वर्टिब्रे से। ये वर्टिब्रे है। अब देखो उसके बाद, ये देखिए, ये इनमें बोन्स हैं। ये देखिए, ये बोन है एक, तो बोन को बोलेंगे न्यूमैटिक बोन। बर्ड की बोन को न्यूमैटिक बोन्स कहा जाता है। पूछा जाता है क्यों कहा जाता है? न्यूमो का मतलब एयर होता है, क्योंकि इनमें आपको मिलेंगे एयर फिल्ड कैविटीज। क्या मिलेंगी भैया? हवा से भरी हुई कैविटीज। और हवा भरी हुई है, इसका मतलब ये सॉलिड होंगे कि हॉलो होंगे? और बोन में बोन मैरो भी नहीं होता। तो भैया हमारी बोन सॉलिड होती हैं, बोन मैरो है जिसमें ब्लड सेल बनती रहती हैं। इनके बोन में बोन मैरो है ही नहीं, हवा से भरी हुई कैविटी जरूर है, जिससे बोन हॉलो होंगी और इनकी बॉडी का वेट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? ये भी फ्लाइंग के लिए अडेप्टिव फीचर है। आई बात समझ में? बोलो। ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बर्सा ऑफ फैब्रिकस में होता है। हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा था, बर्सा ऑफ फैब्रिकस में ब्लड सेल बनती हैं, बोन में नहीं बनती, क्योंकि बोन में बोन मैरो है ही नहीं। आई बात समझ में? बोलो यार। ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिए,
ये बेटा यहां पर हाइंड लिम्ब है, फोर लिम्ब तो होते नहीं क्योंकि वो तो विंग्स में बदल गए हैं। हाइंड लिम्ब जो हैं दो पैर हैं, इन्हीं से ये चलते हैं। तो आप बोलोगे इनमें होता है बाइपेडल लोकोमोशन, दो पैरों पर चलते हैं। हम भी दो पैरों पर चलते हैं, हमारे पास भी बाइपेडल लोकोमोशन है, इनमें भी बाइपेडल है। और इनके पैरों में चार फिंगर हैं, तो आप बोलेंगे पेंटाडेक्टाइलस की टेट्राडेक्टाइलस? तो ये टेट्राडेक्टाइलस होते हैं, 4 डिजिट्स होती हैं। उसके बाद देखिए हाइंड लिम्ब का यूज किसमें करते हैं? इन्हें स्विमिंग करनी है तो भी हाइंड लिम्ब से, इन्हें वॉक करना है तो भी हाइंड लिम्ब से, इन्हें रनिंग करनी है तो भी हाइंड लिम्ब से, और इन्हें पर्चिंग करनी है, ट्री की ब्रांच को पकड़ के लटकना, और इन्हें क्लैस्पिंग करना है, ट्री की ब्रांच पर चलना, ये क्लैस्पिंग बोला जाता है। तो क्लैस्पिंग, पर्चिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, इन सब के लिए ये फोर लिम्ब नहीं हाइंड लिम्ब का यूज करते हैं, क्योंकि फोर लिम्ब तो विंग्स में बदल जाते हैं। आई बात समझ में? बोलो। और एपिडर्मल स्केल्स कहां होते हैं इसकी पूरी बॉडी में? हैं? यही होंगे हाइंड लिम्स में, बाकी कहीं नहीं होते। क्लियर है भैया? ये इसकी टेल है, और मैंने आपको बताया था कि इनके स्किन में ग्लैंड तो होती नहीं, सिर्फ एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है प्रीन ग्लैंड, या इसी को कहते हैं यूरोपाइजियल ग्लैंड। और ये ग्लैंड सिर्फ टेल पार्ट में होती है। सिर्फ कहां पर होती है? तो ओनली वन स्किन ग्लैंड प्रेजेंट इन टेल पार्ट, बाकी कहीं भी स्किन में इसके ग्लैंड नहीं होती। और प्रीन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो फिदर्स को उलझने से रोकता है। आया समझ में? ये देखो बेटा, ये इसका मोनोकोंडाइलिक स्कल हो गया, मोनोकोंडाइलिक स्कल। अब मोनोकोंडाइलिक स्कल क्यों बोलते हैं भैया? क्योंकि इसमें एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल है। कितने ऑक्सीपिटल कोंडाइल है बेटा? एक। और ये ऑक्सीपिटल कोंडाइल हेड को यानी स्कल को वर्टिब्री से जोड़ता है। यही बताया था ना? वर्टिब्री का एक ये पार्ट है, देखिए, इसे कहते हैं सिन सैक्रम। सिन सैक्रम क्या है ये? तो आप बोलोगे अपर पार्ट ऑफ वर्टिब्री। अभी बता रहा हूं कि ये कैसे बनता है, क्या होता है। और वर्टिब्री का जो लोअर पार्ट है इसे बोला जाता है पाइजोस्टाइल। ये देखिए, ये बेटा पाइजोस्टाइल है, और ये हो गया लोअर पार्ट ऑफ वर्टिब्री। वर्टिब्री का जो लोअर पार्ट है इसे पाइजोस्टाइल कह देते हैं। ये देखिए, अब ये है क्या? देखो भैया, हमारी वर्टिब्री में ये सर्वाइकल पार्ट है और यहाँ 7 वर्टिब्रल बोन है। ये थोरेसिस पार्ट होता है, यहाँ 12 वर्टिब्रल बोन्स होती हैं। ये लुम्बर होता है, यहाँ 5 वर्टिब्रल बोन होती हैं, फिर सैक्रल और फिर कॉक्सीजियल। ठीक है? इनमें देखो, ये सर्वाइकल वर्टिब्रल बोन है, ये देखिए, ये थोरेसिस वर्टिब्रल बोन है, ये लुम्बर वर्टिब्रल बोन है, ये सैक्रल वर्टिब्रल बोन है, और ये कॉक्सीजियल वर्टिब्रल बोन है। सुनना, ये कौन सी बोन है? हैं? ये थोरेसिस क्या है? ये क्या है? लंबर क्या है? ये है सैक्रल और ये है कॉक्सीजियल। क्या है ये? सब पढ़े नहीं हो क्या? तो बता तो नहीं पा रहे हो? ये तो गधा भी बता देता है। ये चीज ये तो सब बता देते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। सर्वाइकल, थोरेसिस, लुम्बर, सैक्रल, कॉक्सीजियल। सर्वाइकल, थोरेसिस, लुम्बर, सैक्रल, कॉक्सीजियल। कुछ ना आए ना आए, ये जरूर बच्चों को रटा रहता है। ये सब पोयम रटी रहती है शुरुआत वाली। लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुंह पिचकाया, मुंह पिचका के कदम बढ़ाया, कदम के नीचे चिखलाया, लाला जी गिरे धड़ाम, मुंह से निकला है राम। नहीं सुने हो ये? बचपन में सुनाई थी मैडम ने, अभी तक याद है।
ऐसी ही ये है। तो ये चीजें तो सबको याद रहती हैं। तो सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल में सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रल और ऊपर आओ ले लो, सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रल और ऊपर वाली कॉक्सिजियल, ये बोन आपस में फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देती हैं। यही सिनसैक्रम है। यही क्या है? ये प्रॉपर बॉडी को शेप देता है ऐसा कि फ्लाइंग में दिक्कत ना आए। कि जो 3 से 4 कॉक्सिजियल वर्टिब्रल बोन बची, ये भी आपस में फ्यूज होकर के एक कॉमन स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसे पाइजो स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसकी हेल्प से ये अपनी दूम हिलाते हैं, टेल वैगिंग। तो टेल वैगिंग यानी टेल को हिलाने का काम पाइजो स्टाइल से होता है। किससे होता है? तो सिनसैक्रम एंड पाइजो स्टाइल बोथ आर रिलेटेड टू वर्टिब्री। किससे किससे रिलेटेड हैं? फर्क्यूला और वी शेप्ड बोन ये क्लेविकल और इंटरक्लेविकल के कॉम्बिनेशन से बनता है। अनसीनेट प्रोसेस रिप्स से रिलेटेड है। बोन्स अंदर से खाली होती हैं, बोन मैरो नहीं होता है। दोनों पैरों से चलने, तैरने, दौड़ने, पकड़ने का काम करते हैं ये, और पैरों में फिंगर्स 4 होती हैं। इस वजह से टेट्राडेक्टाइलस कहेंगे। क्या कहेंगे? रही बात एनसीईआरटी एग्जाम्पल की, तो PCCPANS ये ध्यान रखना है। सिटाक्यूला, बताओ कॉमन नेम क्या है भाई? क्या? पैरट। नेशनल वर्ड क्या है हमारी? पक्का? देख लो बदल नहीं गया हो भी 1-2 साल में। हाँ अभी एक बैच में बोला नेशनल वर्ड क्या है, बोला टाइगर यही की बात है, बोला टाइगर। मैंने ग्रेट बेटा, एकदम करेक्ट ये देखो, अगला है कोलंबा, पिजन। अगला है कोरवस, क्रो। अगला है पिकॉक यानी पावो। ए से एप्टिनो डाइटस, कॉमन नेम पेंगुइन। और आपको पता है पेंगुइन बर्ड मैराइनस होती हैं। कैसी होती हैं भैया? तो मैराइनस यानी स्विमिंग की जरूरत पड़ेगी। तो बताओ इनके जो फोरलिम्ब होंगे ये विंग्स में बदले होंगे कि फ्लिपर्स में? तो इनके पास फ्लिपर्स होते हैं। ये देखो, एन से नियोफ्रॉन, वल्चर, गिद्ध। और एस से स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो से अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। और ऐसे एक रिया, रिया से होता है अमेरिकन ऑस्ट्रिच। रिया से क्या होता है? तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए भैया। अब देखो बेटा, फ्लाइटलेस बर्ड जो होती हैं, जैसे अमेरिकन ऑस्ट्रिच यानी रिया, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच स्ट्रूथियो, कीवी यानी एप्टेरिक्स, ऐसे ही डॉर्मेइयस या फिर एमू, ये 3-4 एग्जाम्पल फ्लाइटलेस बर्ड के हैं। फ्लाइटलेस बर्ड में फ्लाइंग नहीं होती। और ये जितने एडेप्टिव फीचर आपने पढ़े ना फ्लाइंग बर्ड के लिए, रिचेस्ट ब्लड होना, बोन्स का हॉलो होना, पाइजो स्टाइल सिनसैक्रम होना, कील होना, ऑयल ग्लैंड होना, ये सब आपको फ्लाइटलेस बर्ड में नहीं मिलेंगे। ये एडेप्टिव फीचर्स फ्लाइंग बर्ड के थे। किसके थे भैया? तो मॉड्यूल में देखिए, जो फ्लाइटलेस बर्ड के लिए कितने सारे पॉइंट लिखे हैं उतने नहीं, सिर्फ क्या क्या पढ़ना वो मैं बता रहा हूं। पेज पलटो, पेज नंबर बोलो क्या है? 54 में आर्कियोप्टेरिक्स लिखा होगा, अंडरलाइन करो। कॉमन नेम ध्यान रखना है, लिजार्ड बर्ड। और इसके नीचे सी वाला पॉइंट ध्यान रखना है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन
रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, और ये मैं बता चुका हूं इवोल्यूशन में, रेप्टिलियन कैरेक्टर, एवियन कैरेक्टर इसके बता चुका हूं पहले। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें एप्टिनोडाइटस पेंगुइन में 2 पॉइंट जो मैंने लिखा है, मेराइनस, फ्लिपर, ये ध्यान रखना है, यही जो मैंने बता दिया इतना ही ध्यान रखना है। कीवी मैंने बता दिया, एप्टेरिक्स, एमू ध्यान रखना है, डोर्मेइयस, एमू या डोर्मेइयस। और दूसरे पेज पर आओ, बगल वाले पेज पर शुरुआत के जो 5 कैरेक्टर लिखे हुए हैं, 5, ये फ्लाइटलेस बर्ड के लिए हैं, ब्रैकेट लगा लो और लिख दो इसमें फॉर फ्लाइटलेस बर्ड। आज के लिए इतना ही है, सेवा समाप्त हुई। थैंक यू बेटा, खींच लो इसको, निकालो भाई, कैमरा निकालो सब लोग अपना, सैमसंग गैलेक्सी, लावा, वीवो, ओप्पो, रेडमी, MI, नोकिया 6500, ये कोई डब्बा ही लिए ऐसे कर रहा है नहीं, हम नहीं आते भाई। ठीक है भाई, मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।